नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे ममता कालिया जी की कहानी खाली होता हुआ घर। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए खाली होता हुआ घर। वह बहुत दिनों बाद आई थी, आ ही नहीं पाई। यहाँ आना एक दुनिया से निकलकर दूसरी दुनिया में आने जैसा था। यहाँ के पेड़ उसे अलग किस्म के लग रहे थे। यहाँ का मौसम, यहाँ का पहनावा, यहाँ की बसें, यहाँ के लेटर बॉक्स सब उसे अलग लग रहे थे। बगल की खिड़की से झांको तो लगता वह किसी पहाड़ पर आ पहुंची है। पीछे वाली खिड़की से देखने पर लगता वह किसी बंजर पठार में है। इतनी भौगोलिक विसंगतियों के बीच यह छोटा सा बंगला सस्ते बजट पर बनी किसी फिल्म का एक चालू दृश्य लग रहा था। एक जमाना था जब वे बड़े बंगलों में रहने के आदी थे। ये बंगले शहर बाहर होते, वीरान और विस्तृत फैलाव में। सारा दिन वहां टेलीफोन के अलावा कोई आवाज ना आती। बंगलों से जुड़े नौकरों के क्वार्टर थे। दरअसल वे उन क्वार्टरों में रहना ज्यादा पसंद करते, पर उनमें साहस का अभाव था। कोई लंबा परिवार नहीं था उनका, सिर्फ 3। उनमें से एक बहुधा दफ्तर में पाया जाता, दूसरा बिस्तर पर और तीसरी वह खुद सारे शहर का दौरा करती रहती। कभी किताब खरीदने के बहाने, कभी साड़ी पसंद करने के बहाने, कभी सहेलियों के बहाने। बाकी आधा दिन उसका मम्मी के पीछे पीछे घूमने में जाता। उसे लगता मम्मी कांच की बनी है, वे कभी भी गिरकर खील खील हो जाएंगी। मम्मी के सिर पर ढेर सा काम था। उसके ऊपर मम्मी को टोकने का काम, यह मत करो वह मत करो। कहते कहते ही वह इतनी थक जाती कि जब मम्मी के लेटने का नंबर आता तो वह भी वहीं साथ ढेर हो जाती। शाम को पापा के दफ्तर से लौटने पर वे सब इकट्ठे होते सोने वाले कमरे में। वहीं शाम की चाय पी जाती, वहीं रेडियो सुना जाता, वहीं पापा बेटी की नोकझोंक शुरू होती। कोई आ जाता उसे भी वहीं बुला लिया जाता। यहां तक कि टेलीफोन भी घसीटकर वहीं रख लिया जाता स्टूल पर। तब पापा कहते, हमें इतने बड़े बंगले क्यों मिलते हैं मुन्नी? सारा दिन तो हम लोग एक कमरे में घुसे रहते हैं। सच मुन्नी, रिटायर होने के बाद मैं कोई लंबा चौड़ा मकान तो बनवाऊंगा नहीं, बस एक बड़ा सा हॉल बनवाऊंगा। उसका एक कोना बैठक होगा, दूसरा स्टडी, तीसरा कोना बेडरूम और चौथाई रसोई। बीच में मैं अपनी लाइब्रेरी जमा लूंगा। ठीक है ना? रही तेरी साड़ियां, उसके लिए मैं इस दीवार से उस दीवार तक इतनी बड़ी वार्डरोब बनवा दूंगा। देख, इतनी बड़ी। वे हाथों से बताने लगते। तब मम्मी कहती, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मुन्नी तुम्हारे रिटायर होने तक तुम्हारे पास ही रही आएगी। पापा कंफ्यूज होकर उदास हो जाते। उनके दिमाग में यह बैठता ही नहीं था कि उनकी लड़की भी आम आदमियों की तरह शादी ब्याह करके एक दिन बिल्कुल रवायती तौर पर चली जाएगी। फिर सुस्त पड़कर वह दफ्तर फोन में लाने लगते, किसी न किसी को डांट बताने। वे 24 में से 20 घंटे काम करने के लिए बदनाम थे। उनके आलसी मातहत उनसे बड़े दुखी थे। मुश्किल से शाम के 5 बजाकर जब वे कापरी में चाय पीने का इरादा कर ही रहे होते, मिश्रा साहब कोई वर्षों पुरानी पांडुलिपि ढूंढने का काम थमा देते या कोई भूला बिसरा टेप। वे भुनभुनाते हुए मनाते कि इनका तबादला जल्द हो जाए। हेडक्वार्टर को शायद उनके इस स्वभाव का पता था, इसलिए अक्सर उन्हें ऐसे शहरों में भेजा जाता जहां चीजें बेहद गड़बड़ होती और व्यवस्था टें बोलने वाली। वास्तव में उनके जीवन में घर एक चुनौती था और दफ्तर एक शरण स्थल। जब भी कभी मम्मी ज्यादा बीमार होती, वे कुछ दिन डॉक्टरों के पीछे भागते, फिर थककर दफ्तर में मशगूल हो जाते। मम्मी का शरीर पुरानी और असाध्य बीमारियों का गढ़ था। ऊपर से वे सजी सजाई गुड़िया लगती, लेकिन अंदर उनका शरीर फूल का बना। एक शाम वे रचना में कोक पी रही नजर आती, अगली शाम उनकी तबीयत गंभीर रूप से खराब होती। अहाते में डॉक्टर की कार खड़ी होती,
मेज पर दवाइयों का ढेर और घर में एक रुग्ण पस्ती। अक्सर उनका वह रोग पूरी तरह ठीक न होता, एक और रोग चुपचाप आकर उनकी देह में घर कर लेता। कभी हवा के साथ, कभी धूप के साथ, कभी पहली बारिश के दौरान, कभी ठंड के आखिरी पड़ाव पर बीमारियां उनके साथ हो लेती और फिर लंबे समय के लिए साथ ही रहती। वे कुछ दिन दवाइयां खाती, फिर असहाय सी होकर समझौता कर लेती। जब जब ऐसा होता, उस घर के लोग कितने डर जाते। मुन्नी अब मुन्नी नहीं थी, वह थी सुमित्रा मिश्रा, बीए के आखिरी साल में। 20 साल की उम्र में जितना लंबा होना चाहिए था वह हो चुकी थी, जितना उसे आकर्षक होना था थी। दिन भर वह कॉलेज की दौड़ धूप में लगी रहती, रात में मेज पर काली चाय रखकर पढ़ाई करती। दरअसल 20 साल की उम्र में महज पढ़ाई करने से पढ़ाई नहीं हो जाती। इधर वह लेडी मैकबेथ के स्लीप वॉकिंग सीन का औचित्य याद करती, उधर उसे कोई ताजा फिल्म याद आ जाती, या दिन में हुई कोई चुहल या किसी सहपाठी की शरारती नजर। फिर तो बस आंखों के सामने से अक्षर एक एक कर सरकने शुरू हो जाते और किताब का पन्ना स्क्रीन का काम देता। नाम को तो वह रोज 3 बजे तक बैठती, पर पढ़ाई उस बीच कितनी होती यह किताब को ही पता था। इसीलिए सालाना इम्तिहान में जब सबने उम्मीद लगाई हुई थी कि वह यूनिवर्सिटी में प्रथम आएगी, वह 11वें नंबर पर आई, और वह भी द्वितीय श्रेणी में। उसको लेकर पापा की यह पहली पराजय थी। वे अखबार हाथ में लेकर देर तक सन्न बैठे रह गए थे। उनकी चाय बगल के स्टूल पर कब ठंडी हो गई, उन्हें पता तक नहीं चला। सुमित्रा को अपने कमरे से ही अंदाज हो गया था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपने कमरे से निकले। वह पापा और अखबार दोनों का सामना करने से कतरा रही थी। यह उसका पापा के प्रति पहला विश्वासघात था। उस दिन वे जल्दी दफ्तर चले गए और देर तक नहीं लौटे। खाने का डब्बा उन्होंने भरा का भरा लौटा दिया। वे इस हादसे पर हक्का बक्का थे। फिर तो शायद वह उन्हें शिकस्त पर शिकस्त देने पर उतारू हो गई थी। एमए उसने 3रे दर्जे में पास किया। बीएड में वह फेल हो गई। लाइब्रेरी साइंस के कोर्स में उसे दाखिला नहीं मिला। हार कर वह घर बैठ गई थी, खाली और निष्क्रिय। उसकी सारी चुस्ती, सारी तेजी एकाएक बुझ गई। अब पापा के दफ्तर से लौटने पर वह उनसे फिजूल बहस में नहीं पड़ती, चुपचाप चाय रखकर अपने कमरे में चली जाती। चुप्पी और चालाकी में गहरा रिश्ता है। खाली बैठे बैठे वही ऊटपटांग सी सुमित्रा चंट और घुन्नी होती गई थी, कुछ इस रफ्तार से कि 6 ही महीने में उसने अपने लिए एक नया मुकाम ढूंढ निकाला। इस मुकाम पर दिल्ली की एक घिचपिच कॉलोनी में एक सी क्लास क्वार्टर था, एक अदद लड़का था और 500 रुपए मासिक। लड़के के अलावा कोई चीज धड़ल्ले की नहीं थी, सब निहायत औसत। इसी औसत की शायद उसे तलाश थी। अब जब वह विलक्षण होते होते रह गई थी, उसे अपने अनुकूल माहौल ढूंढना था। जब पापा से मिलने एक से एक आला अफसर आते और बातचीत बच्चों पर आ निकलती, तो पापा को किस कदर नीचा देखना पड़ता। इसी उलझन का उसने हल ढूंढ निकाला था। हल उन दिनों पापा भी बड़ी तेजी से ढूंढ रहे थे, पर उनके हल भिन्न कोटि के थे। उनका ख्याल था, ना सही यूनिवर्सिटी करियर, वे उसे फ्रेंच का डिप्लोमा करा देंगे या एयर होस्टेस बनवा देंगे, या और कुछ नहीं तो आई केबेना की कलाकार हो जाएगी। दरअसल ये सब ढक्कन थे जो पापा उसके औसतपन पर रखना चाहते थे। पर सुमित्रा को एक आसान और आकर्षक विकल्प अनायास मिल गया था। वह उसे छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ दिन वे लड़े, फिर पुनः मूषको भाव के खींच भरे आशीष के साथ उन्होंने सब मंजूर कर लिया था। अनार और सुदर्शन चक्र छोड़ती आती बारात, रिश्तेदारों के नखरे, लाउड स्पीकर पर घिसे पिटे रिकॉर्ड, शगुन छाप 2 रुपल्ली 5 रुपल्ली और लड़की की आंसू टपकाती पारंपरिक विदाई। इन बातों को लेकर वे सहज तो वर्षों बाद हुए। पहले तो वे ऐसे तैश में रहे जैसे उनका कोई आर्टिस्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद गैर हाजिर हो गया हो। उन्होंने उस कमरे में जाना छोड़ दिया जो उसका कहलाता था। उन्होंने वे पत्रिकाएं बंद करवा दी जो वह पढ़ती थी।
उनके यहाँ खाने की मेज पर 3 की जगह 2 प्लेटें लगने लगीं। वे मम्मी से कहते, इसी तरह यह घर खाली होता रहा तो एक दिन सिर्फ दीमक और किताबें बच जाएंगी, देख लेना। मम्मी के मन में अद्भुत तसल्ली थी। तुम्हारे लिए यही काफी होगा, फिक्र मत करो। इस बार वर्षों बाद सुमित्रा यहाँ आई तो उसे लगा समय आदमी से कुछ भी करवा लेता है, यहाँ तक कि समझौता भी। वही पापा थे, वही दफ्तर था, वही गड़बड़ियां थीं, पर पापा का लड़ाकूपन खत्म हो रहा था। वे एक योगी की तरह सारी धांधलियां देखते और रिटायर होने की तारीखें गिनते। मम्मी बीमार पड़ती तो डॉक्टर को फोन कर देते, प्रिस्क्रिप्शन पर लिखी दवाइयां ला देते, फिर रैक में से कोई किताब निकालकर पढ़ने में डूब जाते। किताबें उनके लिए एक जरूरत थी। पहले उनके यहाँ किताबें गिनकर रखी जाती थीं, फिर तुल कर रखी जाने लगीं। हर तबादले में वे ढोई जातीं। नागपुर से धारवाड़, धारवाड़ से दिल्ली, दिल्ली से बंबई। उनके लिए पुख्ता लकड़ी की बढ़िया पेटियां बनवाई जाती। घर का फर्नीचर औने पौने दामों में बेच दिया जाता। रसोई के डब्बे कनस्तर नौकरानियों को पकड़ा दिए जाते। किताबें करीने से पेटियों में भरी जाती और जब मालगाड़ी से रवाना की जाती तो पापा ऐसे दुखी हो जाते जैसे दूसरी बेटी को विदा दी हो। नए शहर में जब तक वे पेटियां पहुंच न जाती वे तनाव में रहते। फिर उन्हीं किताबों को ऐसा रस लेकर पढ़ते मानो आज ही खरीद कर लाए हूं। जब सुमित्रा अपने शहर के प्लेटफॉर्म से चली थी, पता नहीं क्यों उसने सोचा था उसकी पुरानी दुनिया में सब कुछ वैसा होगा जैसा उसने छोड़ा था। बल्कि पहले दिन उसे लगा भी वाकई सब कुछ अपनी पुरानी जगह पर था, यहां तक कि सुराही भी। बदलाव तो शाम को ही नजर आया था। पापा के दफ्तर से लौटने पर उन्होंने बैग जगह पर रखा और वार्डरोब से कुर्ता पायजामा निकाला। यह एक चमत्कार था, वरना 3 साल पहले सुमित्रा को याद है उनके आने के समय मम्मी फिरकनी सी कमरे में घूमती थी। पापा का कुर्ता पायजामा यहाँ होना चाहिए, बिस्तर पर, उनके स्लीपर यहाँ कुर्सी के पास, पानी का गिलास यहाँ मेज के इस कोने पर, तौलिया कुर्सी की बांह पर। एक बार सुमित्रा ने चढ़कर कहा था, मम्मी तुम तो ऐसे दौड़ती फिरती हो जैसे साक्षात भगवान आ रहे हो। मम्मी ने आहत हो उसकी ओर देखा था और कहा था, मेरे लिए तो भगवान ही हैं। सुमित्रा पानी पानी हो गई थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं रही थी कि उनकी तरफ आंख उठाए। मम्मी को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। पीठ का दर्द डायथर्मी और आराम से ही ठीक होगा। पापा गैस पर चाय चढ़ाने लगे तो सुमित्रा को अनायास रुलाई आ गई। कहाँ गए उसके वे नादिर शाह पापा जो कमरे से जोर से आवाज लगाते थे, मुन्नी। जब वह हाथ का काम छोड़कर आती तो कहते, जरा यह रेडियो तो बंद करना। मुन्नी के तन बदन में आग लग जाती। कान पर रेडियो चल रहा है, यह नहीं होता अपना हाथ आगे बढ़ा लें। वह भुन भुन करती चली जाती। जब्त करके उसने कहा, लाइए पापा मैं बना देती हूं। रहने दे, 2 दिन से फायदा और बिगाड़ कर चली जाएगी। रिटायरमेंट और बुढ़ौती दोनों की तैयारी कर रहा हूं, समझी। सुमित्रा चुप देखती रही। रिटायर तो वे 2 साल में हो जाएंगे, पर बूढ़े अभी न कमर झुकी है न बेवजह बर्रात हैं। इन्हें तो बूढ़ा होने में अपार श्रम करना पड़ेगा। मम्मी 4-5 तकिए लगाकर चाय के लिए बैठी थीं। चाय के साथ उन्हें 3 गोलियां निगलनी थी। दवा खाते खाते वे दवाओं के प्रति इतनी निर्विकार हो गई हैं कि 20 गोलियां भी वे शायद इसी शांत मुद्रा में खा लें। सुमित्रा ने रेडियो चलाया। इतने उदास वातावरण में रेडियो गली के लाउड स्पीकर सा तेज और असभ्य मालूम पड़ा। उसने घबराकर बंद कर दिया। उसने खिड़कियां खोली। पापा ने उठकर बंद कर दी। तेरी मां को हवा लग जाएगी तो दर्द बढ़ जाएगा। वे तीनों देर तक बैठे रहे, एक ही कमरे में अलग अलग तरह से अकेले। सुमित्रा को लगा उसके पास करने को कुछ भी नहीं है। बचनी आकर शाम का खाना बना जाएगी। वह दूध के कूपन फाड़कर बोतलों में फंसा जाएगी। दिन का आखिरी काम। सुबह सबसे पहले अखबार आएगा, फिर दूध, फिर दफ्तर से पहला फोन,
फिर 9 बजते बजते घर पर दैनिकता का दानव हावी हो जाएगा। क्या यह दैनिकता हर घर में घुसी है? क्या कोई ऐसा घर नहीं जहां सुबह 7 बजे चाय न बने? क्या कहीं ऐसे लोग नहीं जो उठते ही नहाने के लिए धूम न मचाएं? क्या कोई ऐसा परिवार नहीं जो 9 बजे नाश्ता ना करे? क्या कोई ऐसा घर नहीं जहां सुबह होते ही बड़े आश्चर्य या छोटे परिवर्तन घटित होने लगे? इसी दिनचर्या से बचने तो वह इतनी दूर चलकर आई थी। कितनी ऊब चुकी थी वह इस ढर्रे से। सुबह शाम, एक से दिन एक से काम, एक सी उबासी एक सी थकान। उसने चाहा वह उछलकर खड़ी हो जाए। चलो पापा, नहर तक घूम आते हैं, वापसी में डबल रोटी और अंडे लेते आएंगे। पर मम्मी तब तक वापस बिस्तर पर लेट चुकी थीं और पापा शाम का अखबार पढ़ रहे थे। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं।